So hello everyone, how are you? Alicia Broad this side. कल हमने पार्ट 1 किया था बैंकिंग चैप्टर का। कल हमने पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। और मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, मतलब जिसकी गारंटी है 100% पेपर में आता ही आता है। हमेशा बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता है और क्वेश्चन का नाम है क्रेडिट क्रिएशन। पेपर में आएगा व्हाट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, या इसके पर्टेनिंग आपको न्यूमेरिकल्स देखेंगे एमसीक्यूज में क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। आज हम पूरे का पूरा प्रोसेस समझेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस होता क्या है। बेसिकली ये क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। पहले एक और चीज आप समझ लीजिए, ये क्रेडिट क्रिएशन कई बार पेपर में पूछ लेते हैं और इसके कुछ और भी नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार पेपर में लिख देते हैं डिपॉजिट क्रिएशन, कई बार पेपर में लिख देते हैं मनी मल्टीप्लायर। ये सारे इसके नाम है। कभी आपने पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं। क्रेडिट क्रिएशन के डिफरेंट नेम्स हैं और पेपर में आपको 4 to 6 मार्क्स का ये पूरे का पूरा प्रोसेस आएगा जो आपने एक्सप्लेन करना है। लेट अस स्टार्ट विद आवर क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक्स, अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक्स वो इंस्टीट्यूशन है, वो ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली दो मेन फंक्शंस करते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। एक है दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और दूसरा है दे गिव लोन्स एंड एडवांसेस। ये चीज हमने कल पढ़ी थी, दैट दे गिव लोन्स एंड एडवांसेस। अब ये जो प्रोसेस है ना, डिपॉजिट्स लेना और ये जो लोन्स एंड एडवांसेस देना, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स हैं, दे आर इन अ सिचुएशन to create credit many times more than the initial deposit। मतलब जो उनके पास जो भी डिपॉजिट आता है, कमर्शियल बैंक्स एक सिचुएशन में आ जाते हैं जब ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, डिपॉजिट ले रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान व्हाट आर दे डूइंग, they are creating credit, they are creating credit many more times। काफी टाइम्स ये जो आपका जो मनी है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं या क्रेडिट को मल्टीपल टाइम्स क्रिएट कर लेते हैं। दे आर क्रिएटिंग जो क्रेडिट है या मनी है मेनी मोर टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स ये क्रेडिट को क्रिएट कर लेते हैं देन द इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, अब देखो जो कमर्शियल बैंक्स है ना आपके बच्चों, कमर्शियल बैंक्स ना ये जो क्रेडिट क्रिएशन है, बेसिकली दिस क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर, दिस इज वन ऑफ द मेन फंक्शंस और दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड, दैट इज डन बाय द कमर्शियल बैंक्स। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन का या मनी मल्टीप्लायर का। ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स जो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसीलिए बिकॉज ऑफ द रीजन दैट दे आर एबल टू क्रिएट मनी, दे आर एबल टू मल्टीप्लाई इन मनी, द कमर्शियल बैंक्स आर नोन एज फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट। अब फैक्ट्रीज क्या होते हैं बच्चे? फैक्ट्रीज वो जगह होती है जहां पर चीजें बनती हैं। अब कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे मनी क्रिएट करते हैं, मनी को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो क्रेडिट वर्ड है, क्रेडिट वर्ड एक्सप्लेन्स मनी, कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनको हम फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं क्रेडिट की, मतलब मनी की, इसीलिए हम इनको फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा फंक्शन है जो कौन परफॉर्म करता है? हमारे सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं। कमर्शियल बैंक्स, अगर आप बोल कंफ्यूज हो रहे कि मैम कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, हमारा SBI, हमारा HDFC, जो कि डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील करते हैं, उनको बोलते हैं हम कमर्शियल बैंक्स। ठीक है,
ना कमर्शियल बैंक ये प्रोसेस बेसिकली करते कैसे है? कमर्शियल बैंक बेसिकली ये जो मनी सप्लाई है, मतलब इकोनॉमी में पैसा जो सप्लाई हो रहा है या जो मनी सप्लाई होता है जो इकोनॉमी में, ये करते हैं कमर्शियल बैंक्स विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अब आप बोलोगे मैम ये डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो पब्लिक ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकती है। किसकी हेल्प से? चेक्स की हेल्प से, एटीएम से पैसे आप जब मर्जी चाहे विड्रॉ कर सकते हो, अपना पैसा जो आपने सेव किया है, उनको बोलते हैं हम डिमांड डिपॉजिट्स। अब कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? दे मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। किस तरीके से? डिमांड डिपॉजिट्स की हेल्प से। अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो बैंक को डिमांड के जब भी आपकी पब्लिक डिमांड करेगी, ये डिपॉजिट्स उनको वापस उनको देने पड़ेंगे। अब ये जो प्रोसेस है, जब डिपॉजिट्स आए या लोन्स दिए, उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? बैंक्स दे आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट मेनी मोर टाइम्स। अब वो पैसे को इस प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम एक बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट करता है? ज्यादा करता है? कितना क्रिएट करता है? कम करता है? कितना क्रिएट करता है? अब ये जो क्रेडिट क्रिएशन है ना, ये कितना क्रेडिट हो रहा है? मतलब 10 टाइम्स क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, 5 टाइम्स क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, 3 टाइम्स क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है बैंक की कैपेसिटी के ऊपर कि वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। अब आप बोलोगे मैम ये कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? ये कैपेसिटी डिपेंड करती है दो चीजों में बच्चों। एक है कितना इनिशियल डिपॉजिट आया, और दूसरा डिपेंड करता है LRR के ऊपर। ठीक है, अब आप पहले बोलो मैम इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट बच्चों वो डिपॉजिट होता है, इनिशियल डिपॉजिट को हम प्राइमरी डिपॉजिट भी कहते हैं। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं? इनिशियल डिपॉजिट को हम प्राइमरी डिपॉजिट भी कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली प्राइमरी डिपॉजिट भी कहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है ना बच्चों, और जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है और हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, वो क्या करते हैं? वो बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? पैसा जमा करवाते हैं। ठीक है, अब जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा उनकी कैपेसिटी होगी। किसकी? बैंक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की। समझ आ रहा है? अब मैं आपने पूछ रहे थे कि मैम क्रेडिट जो आप बोल रहे हो कि क्रेडिट मल्टीपल टाइम्स क्रिएट हो रहा है, अब ये क्रिएट किस तरीके से होता है? कितना कितना ज्यादा? 3 टाइम्स क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, ये कितना क्रिएट हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करता है भाई बच्चों, ये डिपेंड करता है बैंक की कैपेसिटी के ऊपर। अब ये कैपेसिटी ज्यादा है, कम है, किस चीज पर कैसे हम एनालाइज करें? कैसे डिपेंड करती है? कैपेसिटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही थी। एक था आपका इनिशियल डिपॉजिट और दूसरा था आपका LRR। डिपॉजिट्स मतलब इनिशियल डिपॉजिट्स मतलब प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं? वो डिपॉजिट्स जो हाउस होल्डर फॉर्म्स करवाती है बैंक के पास। जितना ज्यादा डिपॉजिट उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा। ठीक है, जितना ज्यादा डिपॉजिट उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा, उतना मल्टीपल टाइम्स आपका क्रेडिट क्रिएट होगा। और नेक्स्ट चीज आती है LRR। अब आप LRR जरूर समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई LRR क्या होता है। LRR का बेसिकली फुल फॉर्म होता है लीगल रिजर्व रेशो। LRR का फुल फॉर्म क्या है? लीगल रिजर्व रेशो। देखो स्टूडेंट्स, क्या हो गया कि ये आया, ये दिया पब्लिक ने पैसा, ये पब्लिक है, ये कमर्शियल बैंक है। ठीक है, अब पब्लिक कमर्शियल बैंक को क्या दे रही है? डिपॉजिट दे रही है, और कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को देते हैं लोन्स। आप इसे समझिए। ठीक है, पैसा जनता से आता है, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स रखते हैं, उसके बाद आगे पब्लिक को देते हैं लोन्स। अब कल भी हमने क्लास में ये पढ़ा था कि जो लोन्स देते हैं ना कमर्शियल बैंक, उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं।
वही इंटरेस्ट उनकी क्या बनती है, इनकम बनती है। ये चीज हमने पढ़ी थी। अब कमर्शियल बैंक्स के लिए बेनिफिट तो यही होगा ना कि जितना ज्यादा डिपॉजिट आए उतना हम लोन्स में दें, उतना ज्यादा हम इनकम जनरेट करें। फायदेमंद सिचुएशन तो यही है ना कि जितना ज्यादा भाई क्रेडिट आएगा, जितना ज्यादा डिपॉजिट आएगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, क्रेडिट उतना ज्यादा वो लोन्स की फॉर्म में देंगे, उतना ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करेंगे, जितना ज्यादा इंटरेस्ट अर्न किया उतना ज्यादा डिपॉजिट। लेकिन सेंट्रल बैंक ना इनकी ये चाल समझ गई। उन्होंने कहा बच्चे आप तेज हो तो हम भी तेज हैं। उन्होंने कहा आप सारे का सारा डिपॉजिट इन दी फॉर्म ऑफ लोन्स नहीं दे सकते। आप सारे का सारा डिपॉजिट इन दी फॉर्म ऑफ लोन्स नहीं दे सकते। आपको कहता है कि कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ मनी, आपको कुछ ना कुछ फ्रैक्शन ऑफ मनी कंपल्सरी है इन दी फॉर्म ऑफ रिजर्व्स आपको रखना ही पड़ेगा। आप सारे का सारा पैसा लोन्स की फॉर्म में नहीं दे सकते, आपको कुछ पैसा रिजर्व्स की फॉर्म में रखना पड़ेगा। कुछ रिजर्व्स आपको अपने पास रखने पड़ेंगे और कुछ रिजर्व्स आपको सेंट्रल बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स आपको रखने पड़ेंगे। दिस इज कंपल्सरी। ठीक है, उन्होंने कहा कि सारे का सारा पैसा आप नहीं कर सकते, कुछ आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा रिजर्व होगा उतनी कम कैपेसिटी होगी क्रेडिट क्रिएट करने की। जितना ज्यादा डिपॉजिट उतनी ज्यादा कैपेसिटी, जितना ज्यादा रिजर्व उतनी कम कैपेसिटी। मतलब ज्यादा अगर रिजर्व रख लिए तो मतलब पैसा कम क्रिएट होगा। अब आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन, कई बार क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है आपको कि एक्सप्लेन करो कि कैसे जो आपकी रिजर्व्स हैं और आपकी जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है उनका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कीजिए कि अगर एलआरआर बढ़ता है तो आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और अगर एलआरआर कम होता है तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। देखो बच्चे, मनी मल्टीप्लाई के ना मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है विच इज 1/LRR। क्या है 1/LRR? अब फॉर एग्जाम्पल आप दो केसेस ले लो, एलआरआर ले लो 10% और एक एलआरआर ले लो 20%। अगर 1/10% करें तो 100/10 मतलब 10 टाइम्स। ऐसे करते हैं ना, 1/10% which will be 100/10, 100/10 which will be 10 times। अगर 20% एलआरआर अगर हम बढ़ा दें तो 100/20 which will be 5 times। मतलब अगर मैंने एलआरआर को बढ़ा दिया, रिजर्व रेशियो मैंने अगर बढ़ा दी, तो उससे क्या होगा, मेरी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो गई, कम। पहले 10% में 10 टाइम्स थी, अब क्या हो गया, मेरी 20% पे कितनी हो गई, 5% हो गई। मतलब जितना ज्यादा रिजर्व उतनी कम कैपेसिटी और जितना कम रिजर्व उतनी ज्यादा कैपेसिटी। ठीक है, अब चलो पहले हम थोड़ा सा अपने नोट से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करूंगी मैं आगे आपको। बच्चे ये हमने कल पढ़ लिया था, अब हम चाहते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये हमने सारा कल कंप्लीट कर लिया हुआ है। नहीं, ये तो मनी आ गया ना, हमने तो बैंकिंग किया, मनी तो अभी हमने करना है। चलो ये हमने नहीं किया अभी, हम थे कहीं यहां पर, क्रेडिट क्रिएशन। देखो, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन, एक और नाम लिख लीजिए, मनी मल्टीप्लायर। Money multiplier. So credit creation is one of the important functions of commercial banks, so as they are known as the factories of credit। कि मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट, जहां पर क्रेडिट मल्टीप्लाई हो रहा है या जहां पर क्रेडिट क्रिएट हो रहा है। नाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट टू मनी सप्लाई। मतलब इकोनॉमी पे कमर्शियल बैंक्स मनी सप्लाई कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो बैंक्स को पे कर रहे हैं टू द डिपॉजिटर्स इन द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग मनी। सो इस प्रोसेस के दौरान व्हाट आर दे डूइंग, दे आर क्रिएटिंग क्रेडिट मेनी मोर टाइम्स देन द
जो इनिशियल डिपॉजिट। अब कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? कैपेसिटी बैंक की डिपेंड करती है आपके इनिशियल डिपॉजिट्स पे और आपके एलआरआर पे। द डिपॉजिट्स ऑफ हाउसहोल्ड एंड फर्म्स हेल्ड बाय द बैंक, जो भी डिपॉजिट दोनों सेक्टर्स करवा रहे हैं बैंक पर, वो आ गया आपका प्राइमरी डिपॉजिट्स, और दूसरा डिपॉजिट हो गया एलआरआर। मतलब एलआरआर मींस द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स व्हिच इज legally compulsory for the commercial banks to keep in the form of CRR and SLR. अब बच्चे CRR SLR क्या होता है वो तो मैं आगे पढ़ाऊंगी, अभी के लिए समझ लो CRR वो रिजर्व्स है जो आपको सेंट्रल बैंक के पास रखने हैं, और SLR वो रिजर्व्स है जो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखने हैं। ठीक है, जो अपने पास रखने हैं उनको बोलते हैं SLR, और जो उनको CRR होता है जो उनको सेंट्रल बैंक के पास जमा करने हैं। ठीक है, अगर कई बच्चे पूछेंगे मैम सीआरआर का मतलब क्या होता है, सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है? सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है बच्चे, अभी हम कर रहे हैं प्रोसेस, अभी थोड़ा कंप्लीट हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल थोड़ा सा हुआ है, हमने भी की है सिर्फ इंट्रोडक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कि अगर हमारे पेपर में प्रोसेस आ जाएगा तो हमने कैसे लिखना है। अभी हमने सिर्फ ये समझा कि हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, इंट्रोडक्शन हमको समझ आ गई है, अब हमने समझना है कि हमने प्रोसेस क्या लिखना है। बेटा इस प्रोसेस को समझाने से पहले ना मैं 2 एजम्पशंस लूंगी, ठीक है, और वो ही एजम्पशंस आपको पेपर में भी मेंशन करनी है कि भाई एजम्पशंस क्या होंगी। ठीक है, एजम्पशन, पहली एजम्पशन जो मैं इस प्रोसेस को समझाने के लिए कि भाई क्रेडिट कैसे क्रिएट हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उस प्रोसेस को समझाने से पहले 2 चीजें मैं कांस्टेंट या एज्यूम करके चलूंगी। मैंने 2 एजम्पशंस ली हैं। ठीक है बच्चों, पहली एजम्पशन ये है कि ऑल द कमर्शियल बैंक्स आर ट्रीटेड एज सिंगल। मैंने ये मान लिया कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही कमर्शियल बैंक है, और उस सिंगल यूनिट या उस कमर्शियल बैंक का मैंने नाम क्या रख दिया? बैंक। ठीक है, पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक कमर्शियल बैंक है और उस कमर्शियल बैंक का मैंने नाम क्या रख दिया? बैंक। और सारे कमर्शियल बैंक, जैसे अभी तो कितने सारे कमर्शियल बैंक है ना, सिर्फ एक ही सिंगल यूनिट है या एक सिंगल बैंक है, उस बैंक का, एक कमर्शियल बैंक का मैंने नाम क्या रख दिया? बैंक। सो ऑल द कमर्शियल बैंक्स इस कंट्री में क्या कर रहे हैं, मैंने ट्रीट कर लिया एज अ सिंगल यूनिट, और उसको मैंने टर्म रख दिया, क्या कर दिया उसको मैंने? बैंक नाम रख दिया उसका। ठीक है, दूसरी चीज जो मैंने एज्यूम की कि पूरी इकोनॉमी में कोई भी कैश रिसीट या पेमेंट नहीं है, मतलब किसी को पैसे देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं, आप कैश नहीं, आपको अकाउंट ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। मतलब पूरी इकोनॉमी में एक बैंक, सब लोगों के अकाउंट्स कहां है? जैसे मेरा अकाउंट भी इसी बैंक में, आपका अकाउंट भी इसी बैंक में, हमारे पेरेंट्स का अकाउंट भी इसी बैंक में। अगर हमें आपस में पैसे का लेन देन करना है तो मैं इसी अकाउंट ट्रांजैक्शन करूंगी, किसी को सूटकेस भर के पैसे नहीं दूंगी, मैं अकाउंट ट्रांजैक्शन करूंगी, उनके अकाउंट में पैसे डालूंगी। ये मैंने 2 एजम्पशंस ले ली, एक बैंक है, सबके अकाउंट उसी बैंक में है, और कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, सबकी क्या हो रही है? अकाउंट ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? आगे चलते हैं। अब देखो, थियोरेटिकली समझा दूंगी मैं, लेकिन आई विल यूज द हेल्प ऑफ अ टेबल। वो टेबल आपने पेपर में भी बनाना है, अगर आप पेपर में नहीं बनाओगे आपके लिए समझाना, आपके लिए लिखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको टेबल बनाना है और उस टेबल को एक्सप्लेन करना है। मैं भी आपको टेबल की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी चीजें, क्योंकि अगर ऐसे एक्सप्लेन किया, थियोरेटिकली समझाया, आपको समझ नहीं, कुछ नहीं आना, और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम पहले भी मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, अभी भी मुझे मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो मजा नहीं आएगा। पहले आपने क्या करना है? टेबल बनाना है। ठीक है जी, आप यहां पर लिख दो जो भी आपके डिपॉजिट आएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि बैंक्स जो भी
मनी सप्लाई कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? डिमांड डिपॉजिट्स की हेल्प से। फिर आप दे क्या रहे हैं? लोन्स दे रहे हैं बैंक, लोन्स लिख लेते हैं। और दूसरी हमने कैपेसिटी की, एक डिपॉजिट थी क्रेडिट क्रिएशन की, दूसरी क्या थी हमारी? लीगल रिजर्व रेशो, LRR, कि रिजर्व भी रखना है, डिपॉजिट कितना आया उसमें से जो बचेगा वो लोन्स की फॉर्म में चला जाएगा। अब देखते हैं, पहला इनिशियल डिपॉजिट आता है। सपोज करते हैं कि एक बैंक है, उसमें 1000 रुपया इनिशियल डिपॉजिट आया, ठीक है। हम एक और चीज एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, हम खुद ही एज्यूम कर रहे हैं। अब पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है कि भाई यही, अगर सीधा सीधा आ जाता है ना कि प्रोसेस लिखो, तो आप तो यही एज्यूम कर सकते हो कोई भी परसेंटेज लेके। लेकिन कई बार पेपर्स में मेंशन होता है कि भाई LRR 10% लो, 20% लो, वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू कंसिडर, ठीक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक बैंक है जिसमें इनिशियल डिपॉजिट, जो एक सिंगल हमारा बैंक है, उसमें डिपॉजिट आया 1000 रुपए का, और 10% सेंट्रल बैंक ने कहा आपको रिजर्व्स की फॉर्म में रखना है। तो 100 का 10% कितना होता है बच्चे? 1000 का 10% कितना होता है? सॉरी, कितना होगा? 100। तो LRR कितना हुआ? 100। अब डिपॉजिट आया, उसमें से LRR रख लिया, बाकी क्या होगा? बाकी सेंट्रल बैंक कहता है बाकी आप लोन की फॉर्म में दे सकते हो। अब जिस बंदे को दिया, जिस भी A पर्सन को दिया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लोन दे दिया। अब वो जो A पर्सन है, अब दूसरी एजम्पशन कहती थी कि कोई भी पेमेंट कैश नहीं होगी। अब बैंक ने भी जो लोन देंगे वो किस में देंगे? उसके अकाउंट में पैसे डालेंगे, ठीक है। ही इज नॉट एक्चुअली गिवन लोन इन द कैश, क्योंकि हमने तो यही पहले एज्यूम कर लिया ना कि कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं। लेकिन जो भी पेमेंट होगी वो कहां पे होगी? वो भी पेमेंट जो भी होगी उसके अकाउंट में होगी, और वो अकाउंट उसके नेम पे खुला है, और वो कहां पर है? उसी बैंक के अंदर है। तो अमाउंट जो 900 उसके अकाउंट में गया इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो क्रेडिट हो जाएगा उसके अकाउंट में, और वापस बैंक के पास कितना आ जाएगा? 900 इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। अगर आपको नहीं समझ आया फिर से सुनो। हमने एज्यूम क्या किया है? हमने एज्यूम किया है कि एक ही सिंगल बैंक है पूरी इकोनॉमी में, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन है नहीं। जो भी बैंक को लोन देना उसी के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करेंगे तो एक ही अकाउंट है पूरी इकोनॉमी, सॉरी एक ही बैंक है पूरी इकोनॉमी में, अकाउंट भी उसी बैंक में है, तो वापस उसी के बैंक में अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो वापस उसी बैंक में आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ deposits. Since all the transactions are routed through the banks, the money spent by the borrower comes back into the bank in the deposit accounts of those who receive the payment. जिसने पैसे रिसीव किए वापस उसी के अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए, और बैंक के पास क्या आया? इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। अब हमने फिर से एज्यूम यही किया हुआ था, ऑलरेडी हमने एज्यूम किया है कि LRR कितना है? LRR हमने एज्यूम किया था कि हमारा LRR है 10%। तो अब ये 10% किस पे जाएगा? 900 पर 10% जाएगा। तो कितना आया? 90 LRR रखा। अब 900 में से 90 के कितना आया? 810। वापस उसी के अकाउंट में, अब जिसने लोन दिया वापस एक ही बैंक था, अकाउंट भी उसी बैंक में था, वापस बैंक के पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। फिर उसने 10% LRR रखा 81, लोन्स की फॉर्म में दिया 729। अब आपको पेपर में पूरा टेबल नहीं बनाने बैठ जाना, राउंड्स। आपको क्या करना है? आपको डैश 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 डालना है कि भाई देयर कुड बी मेनी राउंड्स बी इन बिटवीन। यहाँ पे हमने 2 राउंड्स तक बनाएंगे, उसके बाद हम एज्यूम कर लेंगे बहुत सारे राउंड। तो आप बोलोगे मैम ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, और यहाँ पर अमाउंट कितनी लिखेंगे हम, यहाँ पर कितनी लिखेंगे, और यहाँ पर कितनी लिखेंगे? बेटा ये जो राउंड्स है ना क्रेडिट क्रिएशन के, ये तब तक चलते रहेंगे जब तक मेरा इनिशियल डिपॉजिट मेरे टोटल कैश रिजर्व्स के बराबर नहीं आ जाता। यहां पर 1000 हम लिखेंगे, क्योंकि ये राउंड्स तब तक चलेंगे जब तक मेरा इनिशियल डिपॉजिट मेरे टोटल LRR के बराबर नहीं आ जाता। तो आप बोलोगे मैम मनी कितना क्रिएट हुआ, यहां पर कितना लिखेंगे? तो हम टोटल मनी कितना क्रिएट हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में समझाया था। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। सो हमने LRR 10% लिया था, 1/10% इज 10 टाइम्स,
तो 1000 का 10 टाइम्स कितना होगा? 1000 का 10 टाइम्स कितना होगा? विच विल बी 10,000. अब बोलोगे मैम लोन्स की फॉर्म में कर लो, माइनस 10,000 माइनस 1000 विल बी 9,000. सो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा. बच्चे ये कंप्लीट है. इसको आपने फिर इसी टेबल को एक्सप्लेन करना है. किसमें? इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी में आपने लिखना है. इसी जो टेबल को आपने एक्सप्लेन करना है. ये आ गई आपकी एजम्पशंस. ठीक है. एजम्पशंस क्या ली? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. एजम्पशंस ली कि एक सिंगल यूनिट है सारे कमर्शियल बैंक का और उसका नाम रख दिया बैंक्स. सारी देयर इज नो कैश रिसीट और पेमेंट. सारी की सारी उसी बैंक सॉरी उसी बैंक से रूटेड है. अब सी लेट अस रीड ऑल्सो. सपोज द इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 हमारा इनिशियल डिपॉजिट है. बैंक सारे का सारा पैसा लोन की फॉर्म में नहीं रख सकती, दे सकती. सो दे हैव टू कीप सम फ्रैक्शन ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ LRR. सपोज LRR इज 10%. तो पहले रिजर्व में 10% ऑफ 1000 इज 100. 900 लोन की फॉर्म में देंगे. दे आर नॉट गिवन, एक्चुअली नॉट गिवन लोन इन द फॉर्म ऑफ कैश. कैश की फॉर्म में नहीं दिया, लेकिन उसके अकाउंट, उसके नाम का अकाउंट उसी बैंक में खुला था, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो वापस उसी बैंक के पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट. तो 900 वुड बी द डिपॉजिट. फिर उसके बाद सिंपल उसी के 900 पे 10% रिजर्व रखा, बाकी 810 क्या दे दिया? लोन की फॉर्म में दे दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा? ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक मेरे टोटल रिजर्व्स मेरे इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाते. फॉर्मूला क्या आया? 1/LRR. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया. सो 1/LRR इज 1/10%, 10 टाइम्स. और क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या हुआ? जो भी मैंने प्राइमरी डिपॉजिट लिया 1000 इंटू 1/10 टाइम्स विच विल बी 10,000. ठीक है. सो दिस इज द वर्किंग. उसके बाद मेरा टेबल भी आ गया. Now it shows if LRR is 10%, then the initial deposit of 1,000, a commercial bank will be able to create 10,000 worth of deposit. So this is your complete money multiplier. In case of any doubts, you can write it in the comment section. And do like my video if you feel कि आपको अच्छी लगी explanation, और कोई suggestions होंगे, please write in the comment section. All your suggestions are always welcome. Thank you. And do subscribe my channel and do like it and subscribe and hit the bell icon just in case आपको जब नई वीडियो आएगी नेक्स्ट क्लास की तो आपको सबसे पहले पता चल जाए. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे what are the functions or what are the important functions of central bank which are very 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 important for your CBSE or your board exams, whatever the board is. These functions are very very important. हम एक एक फंक्शन अच्छे से करेंगे. उसके बाद we'll do the monetary policy. So this is part 2. अगर किसी ने फर्स्ट नहीं देखा प्लीज जाकर पहले देखिए and stay tuned for the next videos. Thank you so much everyone.